चैप्टर 1 रिवीजन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। जब भी कोई रूल स्पेसिफाई करना है, रूल नंबर इतना ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। जब भी कोई सेक्शन मेंशन करना है, सेक्शन नंबर इतना ऑफ चैप्टर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन इस चैप्टर में आते हैं 149 से लेकर 172 तक। 149 बात करता है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की, उसको बढ़ाने की। हर कंपनी के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, इंडिविजुअल से जो कंसिस्ट करते होंगे और डायरेक्टर्स वाला काम करते होंगे। मिनिमम एक डायरेक्टर चाहिए ओपीसी में, मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट कंपनी में, मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए पब्लिक कंपनी में, बट मैक्सिमम डायरेक्टर्स कंपनी में 15 हो सकते हैं। अगर आपको 15 से ऊपर डायरेक्टर्स चाहिए तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 149(1). एंड अगर आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की लिमिट अलाउ नहीं कर रही है तो आपको ऑल्टर करने पड़ेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंडर सेक्शन 14। एंड जो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स की लिमिट है वो लिमिट अप्लाई नहीं होती गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी पे, प्रोवाइडेड सच कंपनी ने किसी तरह का डिफॉल्ट ना किया हो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल की हो 137 में, या जब एनुअल रिटर्न फाइल की हो 92 में विद रजिस्ट्रार। फिर 149(1) से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक आता है। क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी तो नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें 8 हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं हमें 18 डायरेक्टर्स बढ़ाने हैं। तो उस केस में हमें सिर्फ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 14, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट वाली लिमिट गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में अप्लाई नहीं होती। बट अगर वो कंपनी जो है वो नॉर्मल कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी है, उस केस में मान लो अगर आर्टिकल कह रहा है 8 है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है 12 चाहिए, तब भी क्योंकि 15 तक तो मैक्सिमम 15 तो हम रख सकते हैं बिना किसी चीज के, तो मैक्सिमम 15 की लिमिट में अगर आता है तो सिर्फ एओए ऑल्टर करके अंडर सेक्शन 14 काम बन जाएगा। बट अगर हमें बियॉन्ड 15 जा रहा है, आर्टिकल कह रहा है हम 10 डायरेक्टर रख सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है हमें 16 डायरेक्टर चाहिए, तो हमें बियॉन्ड 15 जाना है तो एओए तो ऑल्टर करना ही अंडर सेक्शन 14। उसके साथ साथ स्पेशल रेजोल्यूशन भी हम पास करेंगे अंडर सेक्शन 149(1). एंड जब भी एसआर पास करने की लाइन लिखनी है दैट इज ऑथराइज करेंगे हम स्पेशल रेजोल्यूशन एट अ ड्यूली कन्वीन जनरल मीटिंग, ये लाइन इंसर्ट करेंगे। फिर प्रोविजो आता है टू 149(1) जिसको हम रीड करते हैं विद रूल 3 विच टॉक्स अबाउट विमेन डायरेक्टर। और जब भी लॉ में एक लाइन कुछ नहीं रिमेंबर हो रहा हो सेक्शन का तो ये लाइन याद करनी है। फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी के पास एटलीस्ट एक विमेन डायरेक्टर चाहिए, हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी में चाहिए, और उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में चाहिए या तो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर है, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ या मोर है। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी एक विमेन डायरेक्टर चाहिए होगी। और जो ये डेटा लेना है पेड अप शेयर कैपिटल का टर्नओवर का, ये एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेना है। फिर रूल 3 कहता है, रूल 3 ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 की जो इंटरमीडिएट वैकेंसी है विमेन डायरेक्टर की, ये बोर्ड फिल करता है एट द अर्लीस्ट, या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब भी होगी या फिर 3 महीने फ्रॉम सच डेट ऑफ वैकेंसी विच एवर इज लेटर तक वैकेंसी फिल हो जानी चाहिए। एंड अगर कंपनी नवी फॉर्म हुई है तो कंपनी को विमेन डायरेक्टर की पोस्ट भरनी है 6 महीने के अंदर अंदर। फिर क्वेश्चन बैंक आते हैं विमेन डायरेक्टर के। क्वेश्चन में कहता है कंपनी लिस्टेड है तो बिल्कुल एक विमेन डायरेक्टर चाहिए, अगर अनलिस्टेड है तो हम डेटा चेक करेंगे पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर। क्वेश्चन कहता है पेड अप शेयर कैपिटल है 20 करोड़, टर्नओवर है 25 करोड़, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन कहता है पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ और टर्नओवर है 350 करोड़, तो बिल्कुल एक विमेन डायरेक्टर चाहिए, क्योंकि एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो विमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आता है विमेन डायरेक्टर का वैकेंसी से रिलेटेड, कहता है वैकेंसी राइज हुई 15 जून को, तो क्वेश्चन कहता है 3 महीने फ्रॉम डेट ऑफ वैकेंसी हमारा प्रोविजन कहता है, तो हम 3 महीने जब डेट ऑफ वैकेंसी से निकालेंगे तो एक दिन प्रीसीडिंग लेना है। अगर 15 जून है तो 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर नहीं लेना, एक दिन पहले यानी 14 सितंबर, या फिर जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की डेट क्वेश्चन में गिवन होगी विच एवर इज लेटर में हम वैकेंसी फिल कर देंगे। लेकिन एक जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है बोर्ड की मीटिंग हुई 10 सितंबर को, वैकेंसी हुई 30 जून को, तो 30 जून से 3 महीने निकाले 29 सितंबर आ गया, तो 29 सितंबर या फिर 10 सितंबर विच एवर इज लेटर तक हमारी पोस्ट फिल हो जानी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ने बता दिया कि जो पोस्ट है हमारी वो 10 सितंबर को फिल कर दी गई थी बोर्ड मीटिंग के अंदर। क्वेश्चन पूछता है क्या वैलिड है हमारी पोस्टिंग, बिल्कुल वैलिड है, 29 सितंबर तक फिल हो जानी चाहिए थी, कोई बात नहीं अगर 10 तक भी कर दी, पहले ही करी है ना तो लेट तो नहीं है इसलिए वैलिड है। फिर क्वेश्चन कहता है अगर यही बोर्ड मीटिंग 8 नवंबर को होती तो क्या वैलिड रहती, बिल्कुल, तब हम लिख देंगे कि पोस्ट फिल हो जानी चाहिए 29 सितंबर या 8 नवंबर तक विच एवर इज लेटर तक, और हमारी जो पोस्ट है वो वैलिड रहेगी। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है 149(3) जो रेजिडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करता है। लिस्टेड अनलिस्टेड कोई फंडा नहीं, जिस मर्जी तरह की कंपनी हो, हर कंपनी को एक रेजिडेंट डायरेक्टर रखना है जो इंडिया में रहे 182 डेज के लिए, एटलीस्ट 182 डेज के लिए। जब भी हम एटलीस्ट वर्ड से हम याद करेंगे, पेपर में नॉट लेस देन वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि नॉट लेस देन का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी अगर वो 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहेगा तो वो रेजिडेंट डायरेक्टर कहलाएगा। एंड कंपनी अगर नवी इनकॉर्पोरेट हुई है तो हो सकता है उसको इनकॉर्पोरेट हुए उस साल में फाइनेंशियल ईयर में 365 दिन ना हुए हो, तो उसकी 182 डेज के लिए काउंटिंग जो होगी वो हम प्रोपोर्शनेटली कर लेंगे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। गाइस उसके बाद सेक्शन आता है 149(4) जो बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, जिसको हम रीड करते हैं अलॉन्ग विद रूल नंबर 4। तो 149(4) रूल बी 4 याद करने का शॉर्टकट ट्रिक। अब हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी में जो टोटल डायरेक्टर्स है उसका 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और रूल 4 अनलिस्टेड के बारे में बताता है, उस अनलिस्टेड में पहले हम पढ़ लेते हैं किस अनलिस्टेड में, या तो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट एक्सीड करता है 50 करोड़। यहाँ पे 50 करोड़ और मोर नहीं है, यानी जब 50 करोड़ से ऊपर जाएगा, ऊपर वाले में तो और मोर का मतलब है 10 करोड़ भी हो या 10 करोड़ से ऊपर हो चलेगा, लेकिन टर्नओवर में भी है या 100 करोड़ हो या 100 करोड़ से ऊपर हो तब भी चलेगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट में तभी चलेगा अगर 50 करोड़ से ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन आपको कह देता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट बताओ, अगर आउटस्टैंडिंग लोन इक्वल टू 50 करोड़ है तो बिल्कुल नहीं चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तभी चाहिए होंगे जब एक्सीड करेगा 50 करोड़। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है टर्नओवर 100 करोड़ की है तो बिल्कुल चाहिए हमें, तो ये हमें ध्यान रखना है रूल 4 का। और हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को फिर 2 डायरेक्टर्स, एटलीस्ट मिनिमम 2 डायरेक्टर्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना जरूरी हो जाएगा। बट उस अनलिस्टेड कंपनी को ये मिनिमम रिक्वायरमेंट भी अप्लाई नहीं होगी अगर वो कंपनी जॉइंट वेंचर है, वो होली ओन्ड सब्सिडरी है, या डोरमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 455। अगला क्वेश्चन बैंक से ये आता है। क्वेश्चन में कहता है कंपनी ना, भाई बहुत लंबी कहानी होगी क्वेश्चन में, आपको ये पॉइंट ढूंढना है कि कह रहा है कंपनी ना 2 साल से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रही, और क्वेश्चन आपसे पूछता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट के बारे में। यानी 2 साल से अगर कंपनी फाइल नहीं कर रही, इसका मतलब कंपनी ना डोरमेंट थी, उसका कोई काम धंधा चल नहीं रहा था। तो ऐसी अगर
कहानी बनी होगी क्वेश्चन में, तो हम बताएंगे कि सच कंपनीज को तो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी नहीं लगती, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन जब हमने ये डेटा देखना है 10 करोड़ 100 करोड़ और 50 करोड़ वाला, ये डेटा हमने एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही देखना है हर क्वेश्चन में। फिर 149(6) बात करता है, अगर आप केएमपी की पोजीशन होल्ड करते थे पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए इन एलिजिबल हो जाओगे। क्वेश्चन आता है कि बंदा केएमपी की पोस्ट होल्ड करता था, बताओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख लें, कैसे रख लेंगे? एज पर 149(6) आप एक्सप्लेन करोगे कि पोस्टिंग ही इनएलिजिबल है। फिर अगला सेक्शन आता है हमारे पास 149(10) एंड 149(11) जो टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करता है। 149(10) कहता है अगर आप ऑफिस होल्ड करते हो 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, एक जो टर्म रहेगी आपकी वो 5 लगातार साल रहेंगे, एंड आप रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल हो, प्रोवाइडेड स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है एंड डिस्क्लोजर देना है बोर्ड की रिपोर्ट में। तो 149(11) कहता है ऐसी मैक्सिमम जो 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर वाली एक टर्म है, आप ऐसी मैक्सिमम 2 टर्म होल्ड कर सकते हो, और उसके बाद कंपल्सरी कूलिंग ऑफ पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा 3 साल का। उस कूलिंग ऑफ पीरियड में आप सर्व करोगे तो आप एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए कंपनी के साथ, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। अब क्वेश्चन आपको क्या कहेगा? क्वेश्चन कहेगा एक्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, उसने एक टर्म सर्व की 2 साल की, दूसरी टर्म सर्व की 5 साल की, टोटल टर्म उसने सर्व करी 7 साल की। अभी 2 टर्म तो वो रख सकता था ना 5-5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की, यानी 10 साल की, तो अभी उसने 3 साल कम सर्व करे हैं, तो क्या इसको हम 3 साल के लिए रीअपॉइंट कर ले? तो चाहे उसने 7 साल सर्व करे हो, हम उसको डीम कर लेंगे कि उसकी 2 टर्म्स कंप्लीट होगी, इवन इफ इट हैज सर्व्ड लेस देन 10 ईयर्स, इसलिए उसकी रीअपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होगी। वैलिड होगी तो आफ्टर सर्विंग अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स ही होगी। दिस इज ऑल अबाउट 149, 10, 11। इसी के साथ हमारा सेक्शन 149 से रिलेटेड सारे प्रोविजंस अलॉन्ग विद टोटल क्वेश्चन बैंक खत्म होते हैं। आप किसी भी फैकल्टी के क्वेश्चन बैंक से आप टेस्ट कर सकते हो, इस प्रोविजंस में सभी आंसर बताए गए हैं, और फॉर्मेट जो है आंसर लिखने का वो कभी भी क्रैमिंग से नहीं निकल के आएगा। क्रैमिंग करनी है तो जितने भी प्रोविजंस इस वीडियो में बोले गए हैं उस प्रोविजंस को क्रैम किया जाए, उसके बाद जब भी आंसर फॉर्म करना है उस प्रोविजन से स्टार्ट किया जाए, उसकी हेडिंग बना के उसमें से क्या क्वेश्चन पूछा है पहले वो लिखा जाए आंसर में, फिर जो प्रोविजन बोलती है वो A to Z लिखनी है। मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो हम इसमें सिर्फ इतना नहीं लिख के आएंगे कि डीम्ड हो गया भाई तो नंबर नहीं मिलेंगे, फिर उसमें हमें पूरा लिख के आना है कि 149(10) ये कहता है, 149(11) ये कहता है, दिस इज ऑल अबाउट टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर आप अपना एनालिसिस दोगे, फिर उसके बेस पे कंक्लूजन फॉर्म करोगे। तो जो पढ़ा जब तक लिख के नहीं आएंगे तब तक नंबर नहीं आएंगे, तो जो पढ़ा वो लिख के तो आना ही है, मिले नंबर ना मिले वो लग गया। तो इसीलिए हमको सबसे पहले प्रोविजन सारी अंडरस्टैंड करनी है और क्वेश्चन बैंक्स इस तरह से पढ़ने हैं ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाए, हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए। तो इसी के साथ सेक्शन 149 खत्म होता है अब, एंड अगर फर्दर की रिक्वायरमेंट आएगी तो हम सेक्शन 150 से वीडियो अपलोड कर देंगे। वीडियोस आर अवेलेबल फॉर अवर ओन रिविजन, इट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन अवर अर्लियर अटेम्प्ट इन व्हिच वी क्लियर्ड द एग्जाम, बट इफ द रिक्वायरमेंट विल कम वी विल गोना अपलोड इट आल्सो।